दिख रहा है क्या स्क्रीन? कैसा हो स्नेहा तुम्हारा एग्जाम? अच्छा गया पर उतना खास नहीं था। उतना खास नहीं था मतलब प्रैक्टिस नहीं थी क्या डेरिवेशंस वगैरह की? सारे चैप्टर्स प्रिपेयर्ड नहीं है। अच्छा अच्छा। हम्म, देखो मैं सब लोग को बोलना चाहूंगा एक बार फिर से कि हम लोग एट डीएलसी व्हाट वी ट्राई टू डू है ना, हम लोग दो दो चीज कर रहे हैं एक साथ में। कॉम्पिटिटिव को भी कर रहे हैं और जेयू को भी कर रहे हैं। इन एनी इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री यही चीज हो रहा है कि जेई भी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव भी कर रहे हैं। बट जैसे अगर तुम वैसे इंस्टीट्यूट में पहुंच जाओ जैसे कि कोटा में एलएन है, बंसल है, तो दे वुडंट केयर मच अबाउट योर बोर्ड्स, है ना। मच मतलब बिल्कुल केयर नहीं करते वो, उनको कॉम्पिटिटिव से मतलब है। ठीक है, बट देर इज वन शॉर्ट लिमिटेशन ओवर हियर इन छत्तीसगढ़ कि यहाँ के पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर कुछ उनको मिल जाए उस चीज में। ठीक है, फॉर वन थिंग ऐसा एक्सपेक्ट करना ही कि दोनों चीजों में बेस्ट परफॉर्म करें, दिस इज ओवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वन सेल्फ, है ना। वाकई में बोलूं एकदम ब्लंटली तो दो नाव में पांव रखना है। नॉट दैट बीइंग सेड, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे सीबीएसई में खराब मार्क्स आएंगे। ठीक है, हमारे यहाँ से ही लास्ट टू लास्ट ईयर जो कोरबा डिस्ट्रिक्ट का थर्ड टॉपर था वो हमारे यहाँ से ही था। 96% थे उसके। तो 96% भी आ ही सकते हैं पढ़ते पढ़ते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीट की तैयारी कर रहा था ये। ठीक है, फिर लास्ट ईयर हमारे 95% से ऊपर, जैसे मैंने बताया था तुम लोग को कि एग्जैक्टली 95% लाने वाले एक बच्चे का 95 से भी ऊपर है, कुछ 95 पॉइंट समथिंग है, याद नहीं आ रहा मेरे को। तो ऐसे ना चार या पांच हैं। फिजिक्स में 95 से ऊपर लाने वाले तो बहुत हैं, 7 या फिर 8 लोग हैं। ठीक है, हो सकता है 9 लोग हों, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बाय द एंड ऑफ द सेशन, है ना, तुम्हें उतनी प्रैक्टिस हो ही जाएगी कि तुम ऐसे नंबर ला सको बहुत इजीली। मैंने तो बहुत ही ज़्यादा कम तैयारी करी थी अपने समय पे, बहुत ज़्यादा कम। आई डिड नॉट हैव एनी बुक ऑफ एनसीईआरटी, या फिर हमने बहुत सारे चैप्टर छोड़ करके गए थे, जैसे मैंने तुम्हें बताया भी था। ठीक है, कम्युनिकेशन चैप्टर हमें पढ़ाया नहीं गया था, सेमीकंडक्टर्स चैप्टर पढ़ाया नहीं गया था। तो उसके बावजूद भी 95 आ गए थे, तो आ जाते हैं मार्क्स। बस तुम्हें सिस्टमेटिकली प्रिपेयर करना है ना। इट्स अबाउट बीइंग स्मार्ट, है ना। स्मार्ट होना मतलब जैसे कुछ सीबीएसई का देख रहे हो, जब मैं कुछ सीबीएसई बोलता हूँ तो उसको उसी दिन लिख करके देख लिए, उसे दो चार क्वेश्चन उससे रिलेटेड कर लिए, समझ रहे हो, उसी दिन पे। तो अपने वर्कलोड को तुम थ्रू आउट द ईयर उसको डिस्पर्स कर दे रहे हो, और ये भी मान करके चल रहे हो कि अभी बस एक बार देख लिया, एक बार प्रैक्टिस कर लिया उसको, बीच बाच में और स्कूल में टेस्ट होगा तो कर लेंगे। बट उसको सेपरेटली निकाल करके टाइम नहीं देते रहेंगे अपन बार बार। जैसे यहाँ पे जानते ही हो, टेंथ वगैरह जहाँ जिस कोचिंग से पढ़ के आए हो, कितनी बार उस चीज को रटाते हैं। ठीक है, 20 बार 30 बार उसी चीज को प्रैक्टिस कर लो, रटेगा ही। तुम 10 बार प्रैक्टिस करोगे तब 95 आ जाएंगे, 20 बार प्रैक्टिस करोगे तो 96% आ जाएंगे। तो क्या बेनिफिट, कॉस्ट बेनिफिट हमें मिला? कुछ नहीं मिला। 95 96 में कोई फर्क नहीं है, मेरे मेरे हिसाब से मेरे दिमाग में कोई फर्क नहीं है। मेरे जितने स्टूडेंट जिन्होंने 95 लाया है सबको बोल दिया मैंने कि तुम मेरे लिए बिल्कुल ये हो कि तुमने 75% से बस ऊपर लाया है। दैट इज योर वैल्यू इन आईज ऑफ एनी गुड एजुकेटेड मैन, जो समझता है कि अच्छे कॉलेज से पढ़ना कितना जरूरी है। ठीक है, बट स्टिल ट्रस्ट
ट्रस्ट दिस कि तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वो तुम्हें उतना नंबर तो लिवा ही देगा, जितनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तुम्हें हमारे यहाँ से है उतने तो आ ही जाएंगे। ठीक है, यू हैव टू गिव मच टाइम टू द कॉम्पिटिटिव। एटलीस्ट तुम जनवरी से भी शुरू करोगे ना, मतलब जनवरी से फुल फ्लेश तैयारी कर देना जब तुम्हारे जेई मेंस हो जाएं, है ना। इस बार तो वैसे शिफ्टेड होगा हर चीज, लेकिन पहले क्या करते थे बच्चे, जनवरी से फुल फ्लेश तैयारी शुरू कर देते थे बोर्ड्स के आफ्टर द जेई इज ओवर। ठीक है, उन्हीं सब लोगों के, प्रज्ञा के आए 95, राशिका के हैं 95, शालिनी के हैं 95, विवेक के हैं 95 सुपर हैं। ठीक है, 94 वाले बहुत सारे लोग हैं, आसिफ रजा है 95% वाला। ठीक है, तो पांच तो मैंने ऐसे गिना दिया, 92% है प्रशंसा के। तो आ जाते हैं यार, इतने परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, लेटेस्ट से कोरोना इफेक्ट वॉज देयर, इनके 1-2% सब में कम कर दो। ठीक है, बिकॉज थोड़ी सी लिबरल चेकिंग तो हुई थी कुछ जगहों पे, कुछ स्कूल्स में बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है कुछ स्कूल्स की कॉपी की। बट स्टिल अगेन मैं जैसे बोल रहा हूँ, 95 इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू मी, अगर वो 93 भी हो। ठीक है, बट यू हैव टू बी स्मार्ट, स्मार्ट होना पड़ेगा। ज्यादा एफर्ट ही नहीं देते, नंबर नहीं जाना है सीबीएसई के पीछे। ठीक है, अगर एक अच्छा कॉलेज चाहते हो तो। खैर चलो, ऑल्टरनेटिंग करंट का सब लोग बोल रहे थे कि क्लास लेक्चर मैंने अपलोड नहीं किया, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है यार कौन सा है, क्योंकि मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा वीडियो नहीं रह गया। मैंने सारे वीडियोस अपने साइड से अपलोड कर दिए थे, है ना। हो सकता है सेव नहीं हुआ हो खुद से। ठीक है, तो एक आखिरी बार, क्योंकि 2-3 दिन सर का वो गैप हो गया। आखिरी वाला नहीं हो पाया था क्या अपलोड? यार मुझे नहीं दिखा, मेरे पास है ही नहीं, मैंने जितने भी थे सब कर दिए थे। सर वो छूट रखा है, उसी में आप एलसी आरसी सर्किट को आगे बढ़ाए थे। देखते हैं ना, आज थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ही। ऑल्टरनेटिंग करंट में हम लोग ना आरसी सर्किट को पढ़ रहे थे मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे याद है। क्या सर्किट पढ़ रहे थे? आरसी पढ़ रहे थे हाँ ना? सर, आरसी था। आरसी एलआर हो पढ़ गया रहे है थे क्या हमारा? एलआर हो गया है क्या? सर। सी आर और एल देखे थे और उसके बाद सिर्फ आरसी कर रहे थे अपन। चलो ठीक है फिर तो, जस्ट मिनट ना। हाँ देखो, एलआर मैं दोबारा करा देता हूँ जल्दी से क्विकली। फैन ऑन। एक एल है, एक आर है। अच्छा नहीं हुआ है ये, अगर ये नहीं हुआ है तो आरसी पहले कर लेते हैं, जो चीज कर रखे हैं उसको पहले करते हैं। आरसी सर्किट में एक रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर होता है, किसी भी ऑर्डर में लगाओ, पहले रेजिस्टेंस लगाओ पहले कैपेसिटर लगाओ। तुम समझते हो करंट ऐसा नहीं होता कि एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है, सब जगह साइमल्टेनियसली फ्लो होना शुरू हुआ होता है। ठीक है, और ये इनमें हमने एक एसी सोर्स लगा दिया। एसी सोर्स और डीसी सोर्स में ये फर्क है कि तुम्हें सोचते समय ऐसा सोचना है कि, तुम्हें ये सोचना है कि ये सर्किट ऑलरेडी थी, चल रही थी, तुम बीच में आकर के देख रहे हो। ऐसा नहीं कि टी इक्वल टू जीरो पे इसको बंद किया गया है। ये टी इक्वल टू जीरो पे बंद करने वाला जो कंसेप्ट था ना, वो डीसी सर्किट में था। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना है। तो ये आर है, सी है, इसका नाम कुछ वी नॉट साइन ओमेगा टी रख देते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला था कि सब में फेजर डायग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक है, एक मिनट रुकना यार। तो हमने क्या लॉजिक दिया था, हमने ये लॉजिक दिया था कि सिर्फ रेजिस्टेंस वाला सर्किट का देखे थे तो वहां पे वोल्टेज जैसे बिहेव करता था ना, वैसे ही वो भी बिहेव करता था करंट, है ना। अब वो डेरिवेशन में दोबारा नहीं जा रहा। ठीक है, जैसा जिस फेज में ये रहता था उसी फेज में ये रहता था, है ना। फेज वर्ड यहाँ पे तुम्हें विजुअलाइज करने में डेफिनेटली टफ लगेगा। ठीक है, तो तुम कोई दूसरा वीडियो मत देखने लग जाना, तुम बुक पढ़ना और ट्राई करना कि उस लैंग्वेज को समझो। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे अपने फेजर डायग्राम में आई को मार्क करूंगा और वीज को प्लेस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस जिधर आई रहेगा ना उधर ही वी अक्रॉस आर भी रहेगा। ठीक है, ये तुम्हें याद आ रहा है कि वोल्टेज कैसे हुआ करता था? तो नहीं याद आ रहा हो, मैं क्विकली एक बार बता देता हूँ। ठीक है ना, जस्ट देख लो एक बार। क्या होता था? V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता था। बाकी तुम्हें ट्रस्ट करना होगा, ये मैं बस प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आई जा रहा है तो केवीएल लगाते तो क्या बोलते? V माइनस आई आर इक्वल टू जीरो बोलते, और V को बोलते वी नॉट साइन ओमेगा टी है ना, इक्वल टू आई इंटू आर। तो आर को नीचे भेज दिया, तो देखो आई वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसा जैसा V कर रहा है। जिस फेज में V है वैसा ही आई है ना। लेकिन बाकी सब में नहीं हुआ करता था, जैसे कि कैपेसिटर में देखो,
कैपेसिटर में क्या बोलते थे, V और यहाँ पे Q बाई सी, है ना, तो V माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 0 बोलते थे चेंज को, V नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्यू बाई सी बोलते थे, फिर एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते थे तो V नॉट कॉस ओमेगा टी इक्वल टू डी बाई डी टी इसमें किए हैं तो I बाई सी लिख रहा हूं, यहाँ पे ओमेगा भी आएगा, ठीक है ना, I बाई सी लिख रहा हूँ, समझ रहे हो, डी बाई डी टी लगाया मैंने दोनों साइड पे। अब देखो यहाँ पे I जो है वैसा बिहेव नहीं कर रहा है, वोल्टेज तो ऐसा बिहेव कर रहा था ना, और ये ऐसा बिहेव कर रहा है, तो 90 डिग्री का कुछ चेंज है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं सोचते हैं, समझ रहे हो, यहाँ पे मैं क्या लिखूं उसको, साइन 90 प्लस ओमेगा टी लिखने से क्या काम हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, क्योंकि साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, अब मतलब पॉजिटिव होगा, मतलब पॉजिटिव आंसर आएगा, यानी ये करेक्ट लिखा हुआ है। तो देखो करंट आगे चल रहा है ना, करंट इज 90 डिग्री अहेड ऑफ साइन ओमेगा टी, है ना, साइन ओमेगा टी नहीं, ओमेगा टी से 90 डिग्री अहेड है, मतलब तुम समझ रहे हो ना, लोकल लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं कि साइन वाले जो भी फंक्शन था पहले उससे 90 डिग्री आगे हैं, कौन आगे हैं, करंट आगे हैं। तो अगर करंट को मैंने ऐसे बनाया है तो वोल्टेज को मैं ऐसा तो बना ही नहीं सकता, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को नीचे बनाऊंगा, ठीक है, तो जहां पे आई है वहीं पे वी आर है, बस सीख लो इसको, सीख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रट लो, ठीक है। अब ये जो वी लगाया वो कहाँ है फिर आखिर, तो हम लोग बोलते हैं कि वो वाला वोल्टेज यहाँ पे नेट की तरह पे तुम्हें दिखेगा, ठीक है, यहाँ वी नेट, ये वी नॉट है, वो जो वी नॉट तुमने लगा रखा है। अब ये डायग्राम जो मैंने बनाया है इसके बारे में खास बातें ये हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर। अजरिंदम क्लास में कैसे नहीं है यार, हाफ ईयरली चल रहे हैं क्या अल्फिया तुम्हारे, एक जस्ट मिनट, अल्फिया थोड़ा मैनेज करो, है ना, कैसे भी करके, भले ही मतलब तुम बाद में पढ़ लेना, होमवर्क ना करना, लेकिन क्लास अटेंड कर लो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, ये जो डायग्राम में मैंने वी आर बना रखा है, वीसी बना रखा है, क्या ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं, येस और नो में आंसर करो। क्या यहाँ पे मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज बता रहा हूँ क्या, जो इनमें इंस्टेंटेनियसली अपीयर होने वाले हैं, लगातार कुछ ना कुछ में वोल्टेज बदल रहा है, वो नहीं है वो, वी आर वी सी इन दिस डायग्राम, है ना, इन फेजर डायग्राम, फेजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि फेजेस के बीच के रिलेशन को बताते हैं। देखो बोल रहा है कि आई और वी के बीच में 90 डिग्री का फेज रिलेशन है, जिसमें कौन लीड कर रहा है, लीड आई कर रहा है ना, इन फेजर डायग्राम आर नॉट इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, ठीक है। फिर ये क्या है, फिर ये आरएमएस हो सकते हैं, अब जब जब आरएमएस बोलोगे तब तक पीक बोल सकते हो, क्योंकि आरएमएस को √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पीक मिल जाता है, दुनिया के हर फंक्शन के लिए नहीं, सिर्फ साइन और कॉस वाले फंक्शंस के लिए, ठीक है। ओके, आई होप समझ गए हो। तो तुम समझ रहे हो ना यार, एक कांस्टेंट फंक्शन अगर तुम्हारे घर में आ रहा है तो इसका पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू तो सेम होगा ना, एकदम ही फंक्शन ही कांस्टेंट है, ठीक है। चलो वो अपना डोमेन नहीं है, वो फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं अपन। तो इसका आरएमएस और पीक, हाँ आरएमएस और पीक दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, वी नॉट जो होता है हमेशा रिजल्टेंट होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कराने से पहले मैं तुम्हें और इसकी फील दिलाता हूँ कि क्या होता है इन सब चीज़ों में। अच्छा हाँ, एक कॉस फैक्टर हमने डिफाइन किया था, वो हमेशा आई से लिंक्ड होता है, याद करो, वी नॉट का और आई के बीच के एंगल के हिसाब से हमने देखा था, आई होप तुम्हें याद आ रहा होगा जो डेरिवेशन किए थे, है ना, मेन वी के और आई के हिसाब से वो उनके बीच का एंगल हुआ करता था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे cos फाई लिखूं तो कैसे लिखोगे, चाहो तो tan फाई भी लिख सकते हो, इसी को पावर फैक्टर बोलते हैं। cos फाई लिखोगे तो उसको लिखोगे वी आर अपॉन cos फाई, ये वी नॉट, समझ रहे हो क्या, वी नॉट क्या होगा, लेकिन अगर ट्रायंगल लॉ से देखें तो अपन वी नॉट का स्क्वायर, अरे सॉरी, वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर। एक बात याद रखना, जहां पे आई रहता है वी आर रहता है, वहीं पे आर रहता है, जहां पे वी सी रहता है वहीं पे एक्स सी रहता है। एक्स सी क्या चीज है, एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ठीक है।
जैसे यहाँ पे हमने सी डब्ल्यू लिखा है ना, वी नॉट सी डब्ल्यू, तो इसको 1 अपॉन ऐसा लिखना चाहते थे कि वी नॉट बाई समथिंग कुछ लिखा है हमने, उसको हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हमें पता है, वी नो दिस थिंग, कि हमें हैबिट क्या चीज की है, आई इक्वल टू, देखो हमें इस चीज की हैबिट है, यू नो दिस थिंग, आई इक्वल टू वी बाई आर लिखने की हैबिट है डीसी से, है ना, हैबिट में हमारी। लेकिन इस प्रेजेंट चैप्टर में हम ये इक्वेशन किनके किनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉर व्हाट थिंग्स, तो हमने बोला प्रेजेंट चैप्टर में आरएमएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पे वी आर एम एस लिख दें अपॉन आर, मतलब उस वाले सर्किट के या फिर उस वाले कंपोनेंट के तुम इसको लिखो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हर एक अप्लायंस के लिए पहले ही तुम्हें याद है डीसी सर्किट में हर एक अप्लायंस के लिए वी इक्वल टू आई आर अलग अलग आ सकते हैं और पूरे बैटरी के लिए वी इक्वल टू आई आर अलग अलग आ सकते हैं। तुम्हें याद होगा ये बात, हर एक अप्लायंस के लिए अगर इसके लिए वी इक्वल टू आई आर लगाना है तो इसके थ्रू आई कितना जा रहा है, इसका आर कितना है, इसके थ्रू वी इक्वल टू आई आर लगाना है तो इसके थ्रू आई कितना जा रहा है, इसका आर कितना है। अगर पूरे सर्किट के लिए लगाना है, मतलब बैटरी के पास अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ से कितना करंट निकल रहा है वो वाला करंट, और आर का लिखना है, पूरे सर्किट का आर लिखना है। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ वी आर एम एस थ्रू आर। ठीक है ना, मैं यहाँ पे वी आर एम एस थ्रू कैपेसिटर अपॉन उसका रेजिस्टेंस भी लिख सकता हूँ, और मेरा मन करे पूरे सर्किट में लगाने का तो मैं वी आर एम एस, है ना, ऑफ सोर्स, समझ रहे हो, सोर्स अपॉन पूरे बैटरी के लिए लगा रहा हूँ, मतलब पूरे सर्किट के लिए, तो जेड लिखूंगा मैं यहाँ पे, है ना। अब ये चीज आ गई है जेड, नहीं, ये जेड का नाम क्या होता है, इम्पेडेंस। देखो तुम रेजिस्टेंस को और इसका इक्विवेलेंट निकालने जैसी बात कुछ कर रहे हो ना, यू आर टॉकिंग दिस थिंग, तुम इसका इसका इक्विवेलेंट निकालोगे। ठीक है, तो उन दोनों का जो इक्विवेलेंट होता है वो जेड कहलाता है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी किसकी तरह ऐड होते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी वेक्टर्स की तरह ही ऐड होते हैं। ठीक है, दिखाना इतना टफ नहीं है, तुम परेशान मत हो। वी आर एम एस ऑफ सोर्स क्या चीज है, मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखो एक बार तुम इसके फ्रेमवर्क को समझ जाओगे ना कि हाउ द चैप्टर वर्क्स, देन इट इज अ वेरी इजी चैप्टर। जैसे कि मैंने अभी लिखा, ये वाली इक्वेशन को देखना, फुल फुल वाले को, फुल सर्किट के लिए जो लगा रहे हैं, वी आर एम एस ऑफ सोर्स अपॉन जेड लिख रखा है मैंने। ठीक है, ये चीज देख पा रहे हो क्या, आई आर एम एस, बहुत सरल है यार, ये इसको इसमें डाल देते हैं, वी आर एम एस ऑफ सोर्स को। ठीक है, अपॉन जेड। अब तुम समझ रहे हो यहाँ पे क्या होगा कि मैं यहाँ पे वी आर जो है, मतलब ये आर एम एस वैल्यूज है, जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो आर एम एस वैल्यूज हैं, या तो आर एम एस होंगे या तो पीक होंगे, हम ज्यादातर समय आर एम एस के टर्म्स में कर रहे होंगे। तो वी आर को मैं क्या लिखूं, आई आर एम एस इंटू आर, लेकिन यहाँ पे मैंने तो ये लिख रखा है आई आर एम एस, लेकिन यहाँ पे ये तीनों ही टर्म सेम है ना हमारे लिए, ये तीनों टर्म सेम है हमारे लिए, बिकॉज दे आर इन सीरीज। ठीक है, समझ गए होगे डेरिवेशन को अब यहाँ से। ठीक है, तो आ गया ना जेड, कितना आ गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ भी टफ है क्या इसमें,
ठीक है, तो जिस तरह से मैंने ये लिख रखा है उसी तरीके से मैं इस वी आर को आई आर लिख सकता हूँ, है ना। वी आर मतलब आर एम एस वाली आर, ठीक है। अब मैं 10 बार नहीं बोलते रहूंगा यार। वेन एवर आई विल से दिस थिंग इट विल बी एन आर एम एस वैल्यू, तो यहाँ पे आई आर एम एस इंटू आर लिख सकता था, नीचे में आई आर एम एस इंटू आर लिख सकता था, उसका स्क्वायर होता, और ठीक है आई आर एम एस इंटू एक्स सी होता नीचे में, और ठीक है। तो मैं आई आर एम एस को कट कर दे रहा हूँ यहीं पे ऊपर नीचे से। तो ये ऐसा भी आ जा रहा है, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। मैं ना कहीं से क्वेश्चन पिक करता हूँ ताकि वो वैल्यूज अच्छी निकले उसकी। रुक जाओ। तुम्हें कुछ अजीब सा डाउट है ना तो जरूर पूछना इसमें, है ना, इस चैप्टर में, बिकॉज दिस चैप्टर हैज इट्स ओन लैंग्वेज। जस्ट एक मिनट, मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। और तुम देखोगे जब ये चैप्टर पढ़ लोगे ना, यू विल रियलाइज कि जितने क्वेश्चन अपन कर रहे हैं उतने ही टाइप के क्वेश्चन बस आते हैं। इनफैक्ट थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आई डिड नॉट फाइंड द क्वेश्चन, फिर भी एक बार देखते हैं कि कैसे लें। तो एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, चलो इस सर्किट को एनालाइज करते हैं, इसके बारे में क्या क्या बातें बोल पाएंगे करके, ठीक है। तो देखना, हो सकता है फिर से बीच में वैल्यू को चेंज करनी पड़े, बट डू नॉट वरी अबाउट ऑल दोस थिंग। जैसे मैं इसको 1000 ओम बोल दे रहा हूँ लेटेस्ट से, ठीक है, और इसको 5 माइक्रोफेरेड बोल दे रहा हूँ लेटेस्ट से, है ना। कितना बोल दें, देख लेते हैं यार एक बार। 1/100 भाई, तो तुम्हारे दिमाग में भी आ जाएगा एग्जामिनर ने कैसे क्वेश्चन बनाया था ना, अगर तुम ऐसा ही देख रहे हो जो मैं कर रहा हूँ। तो देखो, तुम्हें अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो वो तो सीधे दे रखा है 1000 ओम है करके, ठीक है। हो सकता है इसी वैल्यू को चेंज करना पड़े मेरे को। कैपेसिटर का जो वैल्यू दे रखा है उसे एक्सी कैसे निकलेगा? वो 1/ओमेगा सी था, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो, है ना। इसके ग्राफ वगैरह भी देखे थे, एक्सी ओमेगा यहाँ पे इन्वर्सली रिलेटेड है। और मैंने बोला था कि अगर किसी सर्किट की ओमेगा वैल्यू को जीरो कर दो, ठीक है, नहीं ये वैल्यू निकालने पे तुम्हें थोड़ा ज़्यादा बेटर फीलिंग आएगी यार। जैसे ओमेगा को अगर किसी सर्किट की जीरो कर दो तो ये डीसी सर्किट है बेसिकली, ठीक है। अगर ओमेगा जीरो करो मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही है, मतलब वो डायरेक्शन नहीं बदल रहा है अपना। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी नहीं है मतलब डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट करंट हुआ। तो उसमें इन्फिनिट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में, इन्फिनिट रेजिस्टेंस होता है। मतलब हाँ, एक डीसी सर्किट जो रहती है वो एक इन्फिनिट रेजिस्टेंस की तरह काम करती है कैपेसिटर के लिए। हमने बात किया था कि भाई थोड़ा टाइम में फ्लो होना बंद हो जाता है। वो स्टेडी स्टेट के बारे में बात कर रहा है, डोंट वरी, है ना। स्टेडी स्टेट तो आ ही जाएगा ना, भले ही 1 घंटे में आ जाए। आता तो वैसे इन्फिनिट टाइम बाद है, बट इफेक्टिवली बोल रहे हैं हम, इफेक्टिवली, ठीक है। ओके, तो
इसमें 1/ωc का क्या वैल्यू रहेगा? तो तुम्हें AC सोर्स दे देता हूं मैं, V इक्वल टू 200 साइन 100 पाई टी दे देते हैं लेटेस्ट से। जब ये दिया है तो मैंने ओमेगा टी ही दिया होगा, मतलब ओमेगा जो है वो 100 पाई है, मतलब 2 पाई एफ जो है वो 100 पाई है। ठीक है, तो एफ कितना हो गया फिर? 50 हो गया। 50 हर्ट्स यही इंडिया में आता है, यही करंट आती है इंडिया में। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 1/ओमेगा से निकालना है। अरे यार, ओमेगा से निकालना था तो ओमेगा को डाल लिए। चलो, ओमेगा इंटू सी। सी कितना है? 1/100। ये सी वैल्यू है ना, कैपेसिटेंस वैल्यू, और माइक्रोफेरेड होगा यहाँ पे। ठीक है, जब माइक्रोफेरेड यहाँ पे डालूंगा तो 10 टू द पावर कितना डालूंगा? -6। ठीक है ना, ये कट जा रहा है, जस्ट लेट मी टेक अनदर वैल्यू। इसको माइक्रोफेरेड नहीं देते क्योंकि कुछ ज़्यादा ही छोटा माइक्रोफेरेड हो जा रहा है। टेन बनाने की कोशिश करते हैं, चलो यार इस चीज़ को, है ना। 10 बनाने के लिए यार हो जाना है। यहाँ पे अगर इसको मैं -3 कर दूं, मतलब मिली फैरेड रहने दूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको क्या कर लेता हूँ, 1/10 फैरेड कर लेता हूँ, 1/10 पाई फैरेड। तो कितना बन जाएगा? 100 बन जाएगा क्या इससे, कि 10 बनेगा? 100 बन जाएगा। तो 10 हुआ, फिर ये टोटल 100 ओम आ गया, है ना। चलो 100 ओम से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, तो इसको भी 100 ले लेते हैं फिर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो तुमसे पूछा गया होता फाइंड Z करके। Z मतलब इम्पेडेंस। अब देखो, जब पूरे सर्किट के लिए लगाते हैं तो V/Z लिखते हैं। अब Z को ना मैं कहूंगा कि Z हर एक अप्लायंस के लिए उसके रेजिस्टेंस का नाम को तुम Z ही बोल दो ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। जैसे रेजिस्टेंस इस अप्लायंस के लिए इसका Z तो R ही हुआ, इस पर्टिकुलर के लिए इसका X ही Z हुआ। पूरे सर्किट के लिए Z की वैल्यू फिर वेक्टर सम से निकलते हैं। ठीक है, तो Z की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो Z क्या होता है? इन दोनों के रेजिस्टेंस का वेक्टर सम, है ना। दोनों 90 डिग्री पे होते हैं, ये पता है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है इम्पेडेंस? 100√2 आ रहा है, देख पा रहे हो क्या? 100 है और 100 है। ठीक है, तो इतना ओम इसका इम्पेडेंस हुआ। अब मैं बोलूंगा कि IRMS कितना है, तब तुम बोलोगे सडनली, तुम बोलोगे कि हम तो अब एकदम वो लगा सकते हैं फ्री होकर के, VRMS/Z रहेगा करके। VRMS की वैल्यू हो गई 200/√2, है ना। ये VRMS हुआ क्योंकि V इतना है, V0 200 है ना। VRMS हो जाएगा 200/√2, हाफ आ जा रहा है फिर। और ये आ जा रहा है 100√2, है ना। तो 1/2 एम्पियर आ गया। ठीक है, ओके, पावर सर फैक्टर 1 कितना है? एम्पियर होगा ना। अरे यार, 1 हो रहा है क्या ये? ठीक है, 1 हो जाएगा सर। ओके, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ये 1 एम्पियर हो रहा है। फिर तीसरा पावर फैक्टर देखते हैं, cos⁵, वो होगा, वो आता है फेजर डायग्राम से। तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा इसका? ऐसा करके बनेगा, रेजिस्टेंस कहीं यहाँ पे रहेगा, ये कहीं पे रहेगा, है ना। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस से भी बता सकते हैं और वोल्टेजेस से भी बता सकते हैं। कम ऑन यार, कितना आ रहा है पावर फैक्टर?
ये वैल्यू है रेजिस्टेंस के हिसाब से देखें तो 100√2 और ये वैल्यू है 100 वो आएगा क्या? 100 1/√2 आएगा 100√2 क्या? 1/√2 आ रहा है ना। तो फाई कितना आया? 45 डिग्री आया। ऑब्वियसली बराबर इंक्लाइंड था ना, ये भी 100 था ये भी 100 था, तो बराबर इंक्लाइंड था तो 45 डिग्री आ गया। ठीक है, ओके। ठीक है, अब देखते जाना। चौथा, पावर कंज्यूम्ड इन, पहला क्वेश्चन 1 साइकिल, ठीक है। दूसरा 1 साइकिल इन रेजिस्टेंस, है ना, मतलब रेजिस्टेंस में कितना, अक्रॉस रेजिस्टेंस बोल लो, ज्यादा बेटर वर्ड है वो। तीसरा, एक साइकिल में कितना होगा अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, तो देखो पहले बात, अगर सीधे सर्किट पे लगाना है, ठीक है, मुझे पता है कि पावर जो होता है ना, वो पहले बात तो एवरेज ही बताना है, सिर्फ पावर कंज्यूम लिखा है फिर भी एवरेज ही बताना है। वो होता है VRMS IRMS cos फाई। ठीक है, अब तुम इसको ना दो तरीके से अप्रोच कर सकते हो। एक तो अप्रोच ये है कि हमने जिस अप्लायंस के लिए लगाना है उस अप्लायंस के लिए सब टर्म्स को करेक्टली लगाएं। ठीक है, जैसे अभी हमें सर्किट के लिए लगाना है, तो सर्किट का VRMS कितना था? 200/√2 था, याद आ रहा होगा। IRMS कितना था? 1 एम्पियर है। ठीक है, और सर्किट के लिए cos फाई कितना है? 1/√2 है। समझ रहे हो? तो ये 100 वॉट पर साइकिल कंज्यूम हो रहा है। ठीक है ना, 100 वॉट बोल दिया मतलब 100 जूल पर सेकंड ही हो रहा है। ओके, अब या तो इसको हर अप्लायंस के लिए लगाओ, है ना। देखो तुम यहाँ से क्या बोल सकते हो, और ये बोल सकते हो कि जितना भी पावर कंज्यूम होता है वो किसके अक्रॉस होता है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही होता है। तो इसको तो मैं सीधे स्ट्रेट अवे सीबीएसई में मैं यही आंसर दूंगा। तुम्हें लिखना क्या है, सुनो, तुम बोलोगे कि सिंस द पावर कंज्यूम्ड इन एनी सर्किट इज ओनली अक्रॉस द रेजिस्टेंस, है ना, हेंस द वैल्यू ऑफ दिस ऑल्सो विल बी इतना। ठीक है, ये हुआ सीबीएसई का बात। बट हमें क्लैरिटी के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि उसी अप्लायंस में लगा करके देखो, उस अप्लायंस में cos फाई ऑफ रजिस्टर। ठीक है ना, अब सोचो रजिस्टर के अक्रॉस आरएमएस कितना होगा? देखो, जो तुम चाहो तो इसको फिर से ऐसे लिख सकते हो कि ये V इक्वल टू आई आर होता है ही है ना, तो ये आई आर लिख दिया मैंने और ये आई आर रखा ही है। उसके लिए सर्किट, उसके लिए cos फाई कितना होता है? 1 होता है। सिर्फ रजिस्टर अगर लगा हो, ठीक है, तो उसका तो cos फाई 1 होता है ना, वो वैसा ही बिहेव करता है जैसा वोल्टेज बिहेव करता है। ठीक है, अब आई आर एम एस की वैल्यू 1 है इस सर्किट में, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे लिए 100 है इस सर्किट में। ठीक है, आई आर एम एस की वैल्यू 1 है, कॉस फैक्टर की वैल्यू 1 है, तो फिर से 100 ओम आ गया, 100 वॉट आ गया। ठीक है, तुम यहाँ पे ऐसे ही लगाओगे तो समझ रहे हो, इसका वैल्यू फिर से 1 आएगा, यहाँ पे कुछ कुछ भी रहे यहाँ पे, बट इसके लिए cos फाई तो 0 हो जाएगा ना। इसके लिए इंडिविजुअल cos फाई 0 हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री विद द करंट, तो वैसे ही 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पावर 0 आएगा। या फिर ये बोल देना कि क्योंकि हम जानते ही हैं, वी नो दिस थिंग दैट फॉर एनी इन द होल साइकिल नेट पावर कंज्यूम्ड फ्रॉम द बैटरी बाय अ कैपेसिटर इज 0। ठीक है, इसलिए 0 आ जाएगा फिर। समझ रहे हो ना, दोनों लॉजिक से बता दिया। इसके अक्रॉस तो होता ही नहीं, सीधे लिख दो। पहली बात तुम्हें बताया था मैंने क्यों। पहले जो स्टेट है उसको भूलो, पहले जितना दे चुका है बैटरी दे चुका है, बट नाउ ऑनवर्ड्स इन एनी साइकिल नेट गिवन विल बी 0। ठीक है, डिसिपेट नहीं होगा, कुछ हीट नहीं उड़ेगी। समझ गए हो क्या इतना? अब क्या करें, पावर कंज्यूम, तुम्हें सिर्फ ऐसे में ऐसे लिखना होता है सीधे, नो पावर इज कंज्यूम्ड इन अ फुल साइकिल अक्रॉस कैपेसिटर करके। अब अब कर लेते हैं हम लोग आई का इक्वेशन। आई का इक्वेशन है ना, आई की इक्वेशन क्या होगी? तुम डायग्राम याद आ रहा है तुम्हें? ऐसा करके बनाया हमने, ऐसा करके कितना डिग्री आए?
45 डिग्री आया, ठीक है। अब यहाँ से ना तुम्हें एक अंदाजा मिल जाएगा कि I इक्वल टू कुछ भी फॉर्म हो, चाहे वो, ये वाला पार्ट को समझने के लिए दिमाग चाहिए ना। I इक्वल टू आई नॉट साइन कुछ जैसा होगा, है ना। आई नॉट मतलब क्या होगा, पीक वैल्यू ऑफ द करंट, है ना। तो जब ये वैल्यू आरएमएस इतना है तो पीक वैल्यू कितना रहेगा, √2 रहेगा, ठीक है। साइन इसका फेज कैसा होगा, जैसा भी नेट वोल्टेज कर रहा है उससे आगे रहेंगे 45 डिग्री। ये हो गया हमारे लिए आंसर, ठीक है। समझ रहे हो क्या? सर नेट वोल्टेज से आप बोल रहे हो π/4 आगे रहेगा ना? π/4 आगे रहेगा, मैं π/2 गलती से लिख दिया, क्या हो रहा है यार। ये π/2 आगे रहेगा, 45 डिग्री आगे रहेगा, ठीक है ना। कौन सा वाला 45, ये वाला 45 निकाला हमने, क्योंकि ये वाला एंगल निकाला ही हमने, ठीक है। तो वोल्टेज का जो भी पहले इक्वेशन था, अगर वोल्टेज इतना दिया होता तो वोल्टेज को साइन ओमेगा टी -30 दिया होता तो इससे 45 डिग्री आगे चले जाते। समझ रहे हो ना, जैसा भी वोल्टेज रहा हो। आई होप तुम समझ रहे हो, अगर वोल्टेज कैसा भी रहा हो हमारा फेजर ऐसे ही बनेगा। ये जो फाई नॉट जो भी दिया रहा हो, ठीक है। तो दिस इज द केस। अब यहाँ पे अगर मैं ये लगाऊं, इस वोल्टमीटर की कितनी रीडिंग है, इस वोल्टमीटर की कितनी रीडिंग है, ठीक है, और ये वोल्टमीटर की कितनी रीडिंग है, सभी डीसी वाले नहीं हैं और ये वोल्टमीटर्स एसी वाले वोल्टमीटर हैं, ठीक है, हॉट करंट वोल्टमीटर। तो V1 क्या रीड करेगा, IR। कैसा IR रीड करेगा, उसी अप्लायंस का I, जो I RMS है ना, ऑफकोर्स RMS ही वैल्यूज रीड करते हैं। तो उस अप्लायंस का RMS कितना आ रहा था, 1 एम्पियर आ रहा था, उस अप्लायंस का ये है इतना, तो ये 100 वोल्ट रीड करेगा, ठीक है। वोल्ट मीटर 2 क्या करेगा, उस अप्लायंस का I, उस अप्लायंस का R, उस अप्लायंस का I कितना है 1, उस अप्लायंस का मतलब इसका R कितना है ना, 100 ओम निकला था इसका भी, XC देखो, है ना। XC जो भी वैल्यू रहा होता वो डालता मैं यहाँ पे, ठीक है। कितना हो गया ये, 100 वोल्ट हो गया। ठीक है। V3 क्या रहता, V3 होता IR, जो इन दोनों के थ्रू जो IRMS जा रहा है वो 1 ही जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का मिला करके जो R वैल्यू है, कितना है वो दोनों को मिला करके R वैल्यू ये है, ठीक है। तो कितना हुआ ये, 100√2 हुआ। ठीक है। V4 कितना होगा लॉजिकली बता सकते हो, 100√2 ही होगा। 100√2 होगा, क्योंकि RMS वैल्यू को दिखाएगा, और RMS वैल्यू क्या होता है, पीक बाई √2। RMS इक्वल टू पीक बाई √2, 100√2। तो ये सरप्राइजिंग नहीं है कि ये वैल्यू ये है, ये तो लॉजिक है हमारा, यही तो परफेक्ट लॉजिक है, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू से, ध्यान से सुनो। यहाँ पे वोल्टेज अगर किरचॉफ लॉ लगाना है तो हम ये नहीं लगाते, अगर KVL लगाना है ना तो V अक्रॉस बैटरी, V इक्वल टू V अक्रॉस रजिस्टर प्लस V अक्रॉस कैपेसिटर, गलत हो गया ये, है ना। नो, वेक्टोरियल नोटेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ये चलेगा, ठीक है ना। या फिर RMS चलेगा। ये वेक्टर नोटेशन तुम एक्चुअली BSc में सीखते हो, मैं चाहूँ 2 मिनट में सिखा सकता हूँ, बट सिलेबस में है ही नहीं तो क्या करेंगे, ठीक है। कभी अगर तुम एडवांस की कोई क्लास अपनी चलेगी तो करा देंगे, ठीक है। RMS के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर RMS के लिए अप्लाई कर लिया तो मैंने बोला ही है कि √2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो पीक के लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना। अब
जब तुमने यहाँ पे आरएमएस वर्ड यूज कर लिया ना, तब वेक्टर मत लगाओ ना। ठीक है, जब आरएमएस लिख रहे हो तो आरएमएस में तो सीधे वैल्यूज पुट कर लो। वेक्टर नोटेशन होता है ना, वेक्टोरियली ऐड होता है। ठीक है, सर अपन ये जो V1 V2 V3 निकाले ये तो आरएमएस ही है ना? हाँ हाँ, ये सभी आरएमएस है। ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना। जस्ट एक मिनट रुकना ना, मैंने कुछ गलत बोल दिया फिर यहाँ पे, रुको। ठीक है, तो आरएमएस तो वेक्टोरियली ऐड होंगे, गलत बोल दिया मैंने। जो आरएमएस क्या हो सर गया, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? लग तो रहा है। बंद हो गया मेरे में। एक मिनट रुको, एक बार रिकनेक्ट करते हैं, रुक जाना ना, अभी मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, रुको।